नमस्कार। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने देश में जातीय जनगणना कराने का ऐलान कर दिया। तब से लेकर आपने देखा होगा, मीडिया तो दो तरफ अक्सर से आप देखते हैं। एक तरफ के लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया, मोदी का मास्टर स्ट्रोक, मोदी ने राहुल गांधी विपक्ष का मुद्दा छीन लिया, अब तक का सबसे चौंकाने वाला फैसला, अब विपक्ष क्या करेगा। एक तरफ ये कहने वाले लोग थे, दूसरी तरफ ये कहने वाले लोग थे झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। राहुल गांधी ने मोदी को झुका दिया, विपक्ष के दबाव में मोदी ने जातीय जनगणना कराने का फैसला कर लिया। यही दो तरह की बातें आपने अब तक देखी होंगी। मैंने भी देखे, बहुत सारे वीडियोस इस तरह के थे, तो मैंने सोचा कि मैं ये जातीय जनगणना को लेकर ये मोदी सरकार का फैसला जो हुआ है, और जितना मैं समझ पाता हूँ, आपके सामने कुछ तथ्य और कुछ नई चीज़ें रखता हूँ। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये कुछ लोगों से बातचीत के आधार पर, और जो लोग सूत्रों, आप जानते ही हैं, जो लोग इनसाइडर होते हैं, उन लोगों से बातचीत, क्योंकि मुझे कल से ही ये लग रहा था कि ये एक तरफ चलिए पहलगाम तो होना ही है, उसका तो बदला लेना ही है देश को, लेकिन दूसरे भी काम होंगे। मुझे कल से ही लग रहा था कि मोहन भागवत जी की जो मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई, हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि वो किस विषय पर हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा चर्चा इसी जातीय जनगणना को लेकर के थी। और मुझे ये लग रहा था कि जिस जातिगत जनगणना का विरोध भारतीय जनता पार्टी ने संसद के भीतर अपनी जनसभाओं में, प्रधानमंत्री खुद ने कहा था मैं सिर्फ 4 जातियां जानता हूं, अनुराग ठाकुर ने कहा था कि जो अपनी जाति नहीं बता सकते, जिस पर बवाल भी हुआ, वो जातीय जनगणना की बात करते हैं। तो ये एक बारगी ये लगा, मोदी सरकार जब थी, एनडीए सरकार अब कहते हैं, जब मोदी सरकार थी तो 2021 में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने संसद के भीतर कहा था कि जातीय जनगणना कराने का हमारा कोई इरादा नहीं। तो फिर ये कौन सी ऐसी बात थी कि प्रधानमंत्री की कैबिनेट ने ये फैसला किया। मैंने कल से इस पर थोड़ा बातचीत करना शुरू किया। तो पहली बात तो ये मैं जो बताने जा रहा हूँ, जब देश में जातिगत जनगणना शुरू होगी तो मेरा ये वीडियो आप याद कीजिएगा, अगर सही और उसी दिशा में हुआ जिस दिशा में मैं बताने जा रहा हूं। आप सबसे पहली चीज है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को जो झटका उत्तर प्रदेश से लगा, उसकी कल्पना सपने में भी नहीं थी। महाराष्ट्र से लगा, उसका उन्होंने लॉस की भरपाई महाराष्ट्र में सरकार बना के और अपनी सीटों की संख्या अकेले दम पर बढ़ाकर उसकी भरपाई कर ली। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार को लेके अभी लोकसभा चुनाव में सीटें भले मिल गई हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और बिहार को लेके अभी भी मुतमईन नहीं थी। और मैं आपको ये भी बात बता दूं, सूत्रों के मुताबिक ये भी कहना है कि 2024 में जीत के बाद ही जातिगत जनगणना पर संघ में जो बीजेपी के डिसाइडिंग लोग हैं, उनके बीच में ये चर्चा होने लगी थी कि देश में जातिगत जनगणना को किस तरफ ले जाना है और कराना है तो कैसे कराना। अभी ये निर्णायक फैसला होने की बहुत वजह सूत्रों के मुताबिक ये है कि जिस तरह से पूरे देश में वक्फ बोर्ड कानून को लेकर मुसलमानों की एकता दिखी है, उससे जातिगत जनगणना कराने की आवश्यकता महसूस की गई। मोदी सरकार ने बार बार, एनडीए सरकार ने, मुंह से निकल जाता है, एनडीए सरकार ने बार बार अपने सहयोगी दलों के साथ ये बात वक्फ बोर्ड कानून पर कही थी कि ये कानून यही समझाया गया था, और जिन जिन प्रावधानों पर जो मोटे तौर पर विरोध था, उस पर अपने सहयोगी दलों को समझाने के दौरान बीजेपी ने यही समझाया कि पसमादा मुसलमानों के लिए ये बहुत फायदेमंद होगा, पिछड़ों के लिए। लेकिन मुसलमानों की प्रतिक्रिया देखकर ये बात भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के दिमाग में पूरी तरह से बैठ गई कि धर्म के नाम पर मुसलमान एक है, धर्म के नाम पर मुसलमान एक है, और वो उसकी एकजुटता जो है वो पिछले कई चुनाव में दिख भी चुकी है।
मैं बार बार आपसे कहता हूं कि धर्म और जाति यही दो मुद्दे हैं और भारत की राजनीति इसी के इर्द गिर्द पिछले 35-40 सालों से चल रही है और अगले भी 20-25-30 सालों तक इसी पर चलेगी। धर्म की काट के तौर पर, धर्म की राजनीति के काट के तौर पर जातिगत जनगणना का कार्ड खेला गया, जाति की राजनीति का कार्ड खेला गया। अखिलेश यादव ने उसको पीडीए नाम दिया, तेजस्वी यादव उसको कोई और नाम दे, राहुल गांधी ने उसको जातिगत जनगणना, समाज का एक्सरे नाम दिया। लेकिन दरअसल हकीकत यह है कि देश में पिछले कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने धर्म की जो राजनीति की है या धार्मिक ध्रुवीकरण की जो राजनीति की है, उसकी काट के तौर पर जाति के कार्ड का इस्तेमाल किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी की या इस सरकार की आगे की रणनीति क्या हो सकती है? सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मुझे मिली है, बीजेपी और उनके लोगों ने, रणनीतिकारों ने यह मंथन किया कि धर्म के नाम पर तो मुसलमान एक है, लेकिन जाति के नाम पर वहां भी विभेद है और इसको ऊपर करके आप जो है समाज में एक नई बहस खड़ी कर सकते हैं। और इसके लिए जो अध्ययन किया गया वो बिहार की जातिगत जनगणना का किया गया। मैं आपको बता दूं कि 2021 के जनगणना में 29 कॉलम थे। उसमें मुसलमानों के जो रहनुमा हैं, ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड, उल्मा या जो लोग भी है, ये अब तक जब जनगणना होती थी, आपका मेरे तो बहुत सारे मुसलमान दोस्त हैं, मैंने उनसे बात भी की है और आप भी इस बात की तस्दीक कर लीजिएगा कि जब जनगणना होती थी तब ये लोग मुसलमानों को ये निर्देश देते थे कि आप अपना धर्म इस्लाम बताओगे, वो तो बताना ही है, और लैंग्वेज के तौर पर, मातृभाषा के तौर पर, मदर लैंग्वेज के तौर पर उर्दू बताओगे, और बाकी भाषाएं जो जानी जाती हैं उसमें आप इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, फारसी जो आपको आता है बताइए, लेकिन मूल भाषा के तौर पे आप उर्दू बताइए, ताकि उर्दू बोलने वालों की संख्या पूरी की पूरी रजिस्टर हो। ये बात वो 2011 की जनगणना तक करते थे। 29 कॉलम थे, उसमें आपका नाम, पिता का नाम, सेक्स, एड्रेस, धर्म, ऑक्यूपेशन, आप नौकरी करने कितनी दूर जाते हैं, आप पिछली बार विदेश कब गए थे, इस तरह की चीज़ें, सामाजिक, आपके पास घर अपना है, किराए का, बहुत सारी चीज़ें, 29 चीज़ें थी। अब उसमें जो जात का कॉलम था वहाँ सिर्फ एससी और एसटी था। अगर आप शेड्यूल कास्ट है तो बताइए, एसटी है तो आप वो बताइए, लेकिन अब जात का कॉलम उससे जुड़ेगा। तो मैं ये कह रहा था कि 2023 में जो बिहार की जातिगत जनगणना हुई उसमें मोटे तौर पे आपने ये देखा कि 12 टॉप जातियाँ ये हैं। उसमें सबसे ज़्यादा यादवों की संख्या है 11.42 या कितना, मैं देख के अभी बताता हूँ, मैंने निकाला है। तो बिहार की जातिगत जनगणना में जो 12 टॉप जातियां थी उसमें यादव का 14.26%। इसके बाद सबसे ज़्यादा दुसाध हैं वहाँ 5.31%। फिर रविदास हैं, कोयरी हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं। ब्राह्मण राजपूत बिहार में करीब करीब बराबर है, 3.65 ब्राह्मण हैं, 3.45 ब्राह्मण राजपूत हैं। भूमियार 2.86 हैं। कायस्थ सबसे कम 0.6%। बनिया 2.3। बहरहाल ये जो है सबसे ज़्यादा यादव। और मुसलमानों की जो जनसंख्या है वो 17.7 के आसपास है। अब चूंकि बिहार में जातिगत आधार पर पहली बार जनगणना हुई तो मुसलमानों की जाति भी सामने आई। उस जाति को देखिए, अब जब मैंने बताया इस बार जातिगत जनगणना में मुसलमानों की जाति की भी गणना होगी। जब जातिगत आधार पर समाज का एक्सरे किया जाएगा तो मुसलमानों से उनकी जाति पूछी जाएगी, और मुसलमानों से जो उनकी जाति पूछी जाएगी उसके बाद क्या हो सकता है, जो लोग धर्म के नाम पर इकट्ठा है वो जाति के नाम पर किस तरीके से होंगे। इस्लाम में, मुसलमानों में आप मोटे तौर पर आप देखेंगे तो हिंदुओं की तरह वहाँ पर जाति का उतना विभाजन नहीं है या उतना विभेद नहीं है जैसे हिंदुओं में। अभी भी हिंदुओं में बहुत शादी विवाह, खाना, कपड़ा, रहना, उनमें भी है,
शादी विवाह को लेकर है, लेकिन टूट भी जाता है, लेकिन खाना पीना उठना बैठना में इतना नहीं है। इसलिए इस्लाम में जब जातियों की बात आती है तब वो कहते हैं कि हमारे यहाँ जाति धर्म कुछ भी नहीं है, जाति की व्यवस्था नहीं है। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। इस बार हर मुसलमान को देश के ये बताना पड़ेगा कि वो किस जाति का मुसलमान। आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, आप कई बार संघ प्रमुख के मुंह से सुनते होंगे, बहुत सारे पीछे भी गोलवलकर जी के ज़माने से, गुरु जी के ज़माने से, कि हिंदुस्तान में जो रहता वो हिंदू है। आडवाणी जी हिंदुस्तान बोलते थे, हिंदुस्तान नहीं बोलते थे, हिंदुस्तान। यानी जो कोई भी हिंदुस्तान की सीमा परिधि में रहता है वो सब हिंदू है। उनकी एक मान्यता है, उनकी एक विचारधारा है, और उसमें उनका ये मानना है कि ये ज़्यादातर जो मुसलमान दूसरे धर्मों में, उनको तो विधर्म कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जो दूसरे धर्म में चले गए, विपरीत धर्म में चले गए, वो विदेशी शासकों, आक्रांताओं के दबाव या जो भी उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, मैं उसमें नहीं जाता, तो वो उनका ये मानना है कि वो हमारे ही हैं, और इसीलिए घर वापसी का जो कार्यक्रम चलाया गया था। अब जो ये एनडीए सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है, इसमें मुसलमानों की देश भर की जातियां पूछी जाएंगी, और आप देखिएगा कि मुसलमानों के जो नुमाइंदे हैं वो इसकी कितनी मुखालफत करते हैं, इसका कितना विरोध करते हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरह से हिंदुओं में भी कहा जाता है कि शासन सत्ता का सुख सबसे ज़्यादा सवर्णों ने लिया, उसमें भी ब्राह्मणों ने लिया। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा पदों पर, नौकरियों में वही रहे, और वीपी सिंह ने ब्राह्मणों को सरकारी नौकरी में उनकी वर्चस्व को ख़त्म करने के लिए मंडल आयोग की सिफारिशों को तुरंत लागू कर दिया। ये बातें कही जाती है, आप सुनते ही होंगे, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। लेकिन ब्राह्मण, अगर आप देखें इसी बार के आईएएस का रिजल्ट, तो मुझे तो लगता है कि अगर 50% आरक्षण को छोड़ दिया जाए तो किसी एक जाति के सबसे ज़्यादा यूपीएससी में लोग हुए हैं तो ब्राह्मण ही हैं, शायद, जितना मैंने सरसरी निगाह से देखा। तो बहरहाल वो हमेशा से पढ़ते लिखते रहे हैं, हमेशा पढ़ने का उनका मामला रहा है, विद्वत्ता उनके पास। समाज, हमारी सोसाइटी ऐसे शुरू से है, उसके बारे में मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। तो अंबेडकर ने कहा था कि पढ़ाई वो चीज़ है, वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये बात तो है ही। तो उस लिहाज से मैं ये कह रहा हूँ कि अब मुसलमानों की जब जाति की जनगणना होगी, और उस जनगणना के आधार पर अगर ये कहा जाएगा, एक उदाहरण के तौर पे मैं समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। जैसे कि बिहार में जातिगत आधार पर जनगणना पहली बार हुई देश में, वहाँ पर जो मुसलमानों की जाति पता चली 17% में 4%, 4.8% में फॉरवर्ड मुस्लिम थे, यानी, और 2.3 ये पिछड़े मुसलमान थे, और अति पिछड़े जो थे वो 10% से ज़्यादा, 10.5%, यानी 17% मुसलमान कुल हैं बिहार में, तो 10.5, यानी 100 में अगर 17.7 मुसलमान हैं बिहार में, तो उसमें 10.5 जो है एक्सट्रीमली बैकवर्ड, जिसको पसमानदा समाज कहते हैं, वो है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा अंसारी हैं। अंसारियों की संख्या 3.545 है। मोमिन जुलाहा अंसारी 3.5%, यानी बिहार में 100 लोगों में 3.5 लोग जुलाहा मोमिन अंसारी। देश में ये आंकड़ा इससे ज़्यादा भी हो सकता है। यानी जितनी ब्राह्मणों की संख्या है, जितनी राजपूतों की संख्या है, उतनी अकेले जुलाहा मोमिन अंसारी की है। तो अगर जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण की बात कही गई और जनसंख्या के हिसाब से, तो मुसलमानों के जगह अंसारियों को उस तरीके से सामने रखा जाएगा। उसी तरह का राजनीतिक और सामाजिक प्रतिनिधित्व देने की बात कही जाएगी।
जबकि मुसलमानों में 95% नेतृत्व, 95% पैसा, 95% सामाजिक प्रतिष्ठा सिर्फ 3 लोगों को है जो फॉरवर्ड मुस्लिम हैं। उनका भी मैं नाम बता देता हूं। वो है सैयद शेख पठान, जिसमें सैयदों की प्रतिष्ठा, सैयद अपने को सबसे ऊपर मानते हैं। हमसे एक मुस्लिम दोस्त कह रहे थे कि मुस्लिम कंट्री में प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं तो वहाँ के उर्दू अखबारों में आता होगा कि सैयद पीएम मोदी आए हुए, क्योंकि सैयद मतलब श्रीमान, मान्यवर, सबसे ऊंचे दर्जे का आदमी। तो सैयद सबसे कम है 0.2, 3.8 तो शेख है। और सैयदों ने पूरा, सैयद शेख पठान ने, ये 4.8% लोगों ने मुसलमानों के 18% का ठेका ले रखा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो आगे प्लानिंग है, जो इस जातिगत जनगणना से मुस्लिम धर्म में जाति की जनगणना कराकर उनके सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक पैरामीटर्स को सामने रखकर कि आज़ादी के इतने सालों के बाद मुसलमानों के नाम पर जो राजनीति की गई, उसका तब का फ़ायदा 3% मुसलमानों को मिला। 14%, 15% मुसलमान अपनी बुरी गति के लिए हैं। वो सड़कों पर जो मोदी ने बोला था, वो ऐसे नहीं बोला था कि वो पंचर बनाते हैं। ये उसी जो प्रक्रिया चली आ रही है। हालांकि मुसलमान पंचर बनाते हैं सबसे ज़्यादा, ये भी गलत है। मैंने कई जगह देखा, मेरी रिपोर्ट में भी आपने देखा होगा कि हिंदू मुसलमान नहीं, वो तो गरीब पंचर बनाते हैं। लेकिन उससे एक प्रतीक दिया गया, एक मैसेज दिया गया कि ये जो ठेले पर फल बेच रहे हैं, ये जो सलून में दाढ़ी बाल बना रहे हैं, जो ये सब काम कर रहे हैं मुसलमान आजीविका के लिए, जिनके बच्चे पढ़ लिख नहीं रहे, ये वही 13-14% मुसलमान हैं। 3% मुसलमान ही बिजनेस में आगे हैं, पॉलिटिक्स में आगे हैं, फिल्मों में आगे हैं, हर जगह वही है। वो आनंद वो ले रहे हैं और वही मुसलमानों के ठेकेदार बने हुए। जातिगत जनगणना कराकर समाज का एक्सरे करने की बात तो कहते हैं, लेकिन मुसलमानों के समाज का एक्सरे ये सरकार कराएगी और उसी दिशा में प्रयास आगे करेगी। ऐसा मुझे जो जानकारी मिली है। मेरी बात अभी, चूंकि मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ कि इस तरह की बात शायद आपने कहीं और न सुनी हो। और इस बात को ख्याल रखिएगा, जब जातिगत जनगणना शुरू होगी तो आप देखिएगा कि बिहार में जातिगत जनगणना तो हुई, लेकिन मुसलमानों को के जाति की बहुत चर्चा नहीं हुई। अली अनवर ने कहा कि मुसलमानों में जाति का भेद है, ये तो पहले से है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। जिस दिन मुसलमानों में ये बात आएगी कि 10.5% पिछड़े मुसलमान हैं, और जो वापसी, घर वापसी का आरएसएस का पहले से चल रहा है कि जो ब्राह्मण मुसलमान बने, जो हिंदू बने, जो गुजर बने, गुजर मुसलमानों की संख्या, जाट मुसलमानों की संख्या, जो वो मानते हैं कि 99% जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में, वो कन्वर्टेड हैं और हमारे ही हैं, उनकी घर वापसी का प्रयास हो। और नहीं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों का फ़ायदा उन्हें मिले, जिस स्तर पर मिले। बीजेपी और संघ ने इसकी तैयारी की है। आप देखते रहिएगा, आगे इसी तरह क्या बात आएगी तो आप मेरे इस वीडियो को याद कीजिएगा। अभी के लिए नमस्कार।